ये केमिस्ट्री डाल दो। नमस्कार। आज हम आए हैं नए फ्लेवर में। बहुत मुश्किल से हैं। अमरदीप सर, आपका स्वागत है। स्वागत है सर। बहुत मुश्किल से सर को पकड़े हैं। इसलिए पकड़े क्योंकि पूरा बाजार आज इसी चर्चा में गर्म है। कल फिजिक्स खत्म हुआ, फिजिक्स की गहमा गहमी थी, कल शाम तक बनी हुई थी। पर जैसे जैसे बच्चों को अंदाजा लग गया क्या है, केमिस्ट्री पे चर्चा शुरू हो गई। हम पिछले 20 वर्षों से सबसे पहला विषय केमिस्ट्री ही रहा, जिसको समझने का मैंने कोशिश की। विषय नहीं, इसमें किया कैसे जाए। और मेरा प्रिय विषय इसलिए है क्योंकि कई बातें हमने सीखी थी शुरू में जो धाराशायी हो गई। आज मुद्दा सीधा सा है। हमारे बीच विख्यात फैकल्टी केमिस्ट्री एक्सपर्ट अमरदीप सर हैं, जो अंतिम समय में भी चमत्कार करते हैं और लगातार मेहनत में भी चमत्कार करते हैं। मुद्दा सीधा सा है सर। पेरेंट्स जो देख रहे हैं जुड़ते जाइए, जुड़े तो जरा कमेंट कर दीजिए हेलो, नमस्ते, हाय, तो लगेगा कि आप जुड़ गए हैं। शेयर भी कर देंगे आप तो और दूर दूर तक बात जाएगी। मुद्दा सीधा है कि क्या करना चाहिए और क्यों मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ कि जिस तरीके से बच्चे पढ़ाई करते हैं, टॉपर्स भी, उनको भी 4 से 6 नंबर का गैप आ जाता है फुल मार्क्स में। जो खूब अच्छे बच्चे रहे उन्हें भी 10 नंबर का गैप आता है। बाकी का तो क्या कहना। कोशिश यही है कि आखिरी दम लगाएं सब, फिनिशिंग टच। कैसे आपको 70/70 अभी आए उन बच्चों के लिए जो बच्चे आपको खूब अच्छे हैं पढ़ने में। और मैं बता दूं, सब डिटेल बताएंगे, हर बच्चा एक लेवल से जो ऊपर है वो 70/70 ला सकता है। तो कैसे लाएंगे, क्या है उसका तरीका। आज है तारीख 21, परीक्षा है 28 को। 3 विषय लेंगे। पहला, 70 में 70 कैसे लाएं। दूसरा, जिनकी आत्मा भटक रही है केमिस्ट्री की किताबों में, भाई पास कैसे करें, उसका भी मंत्र आपको बताएंगे। और जो 40-50 में अटके हैं वो 60 कैसे जाएं, 10 नंबर कैसे बढ़े, 20 नंबर। तो अब मैं सीधे सर की ओर आता हूँ। अमरदीप सर, आप विशेषज्ञ हैं बच्चों को फुल मार्क्स दिलाने में। विगत लगभग 12 वर्षों से तो मैं डायरेक्ट एज ए टीचर आपको जान रहा हूँ, उससे पुराना आपका अनुभव है। सर, जो बच्चे खूब अच्छे पढ़ने में हैं, जो नीट में परफॉर्मर हैं, जेई में परफॉर्मर हैं, वो भी कई बार अच्छा नहीं कर पाते हैं, फुल मार्क्स नहीं आता है या आगे नंबर कट जाते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ इसके बाद मेरे सवाल जब आप मेरी तरफ देखेंगे तभी करूँगा कि भाई 70 में 70 कैसे आए, मार्किंग पैटर्न क्या होते हैं। एग्जामिनर भी आप रहे हैं सीबीएसई के, कहाँ काटता है लोग और कहाँ खुद कट जाता है। तो आइए, और पेरेंट्स जुड़े हैं, आपके कोई सवाल होंगे तो लाइव हम लोग लेंगे। पर पहले सर की बात सुन लेंगे, फिर मेरे भी कुछ सवाल है और आपके सवाल लेंगे हम लोग इसके लिए। ये पेपर आउट नहीं है, स्ट्रेटजी आउट है, व्हाट यू शुड डू। ओवर टू मनीष सर। सर, पिछले साल भी आपने देखा था सिद्धार्थ ओम, जी जो मेरा विद्यार्थी था, जिसने 70 में 70 केमिस्ट्री में लाए थे। जी जी जी। क्योंकि ये शुरुआत तो सर 11th से ही चलता है प्रैक्टिस का, और 12th आते आते हर बच्चा 70 के अप्रोक्स पहुंच ही जाता है और कुछ तो छलांग मार ही देते हैं। तो 70 में 70, इसके पहले अनीमा भी लाई थी सर 70 में 70। तो 70 में 70 सीबीएसई बोर्ड में लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है स्टेप मार्किंग। बच्चा, क्योंकि जब हम लोग कॉपी करेक्शन करते हैं तो हम लोग को सीबीएसई बोर्ड की तरफ से उसका मार्किंग स्कीम मिला हुआ आता है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम लोग को नंबर देना रहता है। जैसे कोई बच्चा यदि न्यूमेरिकल्स बना रहा है तो गिवन लिखना, फॉर्मूला लिखना, फिर उसका वैल्यू पुट करना, और लास्ट में सॉल्व करने के बाद उसका यूनिट। यदि गलती से बच्चा यूनिट छोड़ दिया तो उसका हाफ मार्क्स कट जाते हैं। उसी टाइप से ऑर्गेनिक में बच्चे को जो है सिंसियरली जो भी नेम रिएक्शंस है उसमें एरो देना, बेंजीन रिंग को सही ढंग से बनाना, यानी राइटिंग पार्ट पे पूरा फोकस रखना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप अपने आंसर को लिखना पड़ेगा। जो जो कीवर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन कर देना पड़ेगा। और
सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है बच्चे लोग को देखते हैं सर कि न्यूमेरिकल्स बनाते समय स्टेप छोड़ देते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में मिडिल स्टेप छोड़ देते हैं, यानी इंटरमीडिएट नहीं बना पाते हैं। और बहुत बार जैसे पिछले साल सर नेम रिएक्शन में जो है बच्चा सिर्फ रिएक्शन लिखा था, उससे रिलेटेड वर्ड नहीं लिखा था जैसे, तो वैसे कंडीशन में सीबीएसई सीधे बोला कि उसका इंग्लिश लिखने पे हाफ है और रिएक्शन लिखने पे हाफ है। जो भी तेज बच्चे होते हैं रिएक्शन तो लिख देते हैं, इंग्लिश उसका लिखना पसंद नहीं करते। तो ये छोटी छोटी बारीक चीजें हैं जिस पर यदि बच्चा फोकस करे तो 70 आउट ऑफ 70 में कहीं कोई दिक्कत नहीं। और उसी टाइप से न्यूमेरिकल के साथ साथ जो भी डिफिनीशन, टू द पॉइंट डिफिनीशन, जिसमें कीवर्ड्स को हाईलाइट करना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा चीज है बच्चे थोड़ा सिस्टमैटिक लिखें ताकि कॉपी इवैल्यूएशन के समय, और इस बार तो सर लेटेस्ट पैटर्न भी आया हुआ है। बहुत बार क्या होता है कि बच्चा ए बी फ्रंट में लिखता है और लास्ट वाला जो पार्ट है वो सबसे लास्ट में कर देता है, तो वैसा इस बार बच्चे गलती न करें और पेंसिल से कोई भी चीज न लिखें, क्योंकि इस बार स्कैनिंग होने वाला है। तो पता चला कि पेंसिल से लिखा हुआ चीज बढ़िया से स्कैन नहीं हुआ तो वैसे कंडीशन में उनके मार्क्स कट सकते हैं। तो इन सब सारी चीजों पे बच्चे यदि ध्यान दे तो मार्क्स लाना आसान है। धन्यवाद सर। अब छोटे छोटे सवाल, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक 3 पार्ट हैं, इसका वेटेज क्या रहता है सर? क्या फिक्स वेटेज है या फ्लक्चुएट करता है? सर फ्लक्चुएट करता है लेकिन उसी के आसपास में ही रहता है, जिसमें सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो कि 4 चैप्टर है इसमें। नाम बता दें सर, कई लोग पेरेंट हैं जुड़े हैं, हमारे 11th वाले पेरेंट भी बड़ी संख्या में जुड़ते हैं, तो आप बताएं जरा क्या क्या टॉपिक हैं। और डिटेल में सब चाह रहे हैं कि मान के चले डिस्कशन है, हम लोग रील नहीं बना रहे हैं, एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन फॉर गेनिंग गुड मार्क्स एंड स्टडी स्ट्रेटजी। तो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में जो चैप्टर्स हैं, क्या वेटेज रहता है, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं डिटेल में। तो सर डिटेल में ही चलते हैं। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का खासियत क्या होता है सर कि बच्चा शुरुआत फिजिकल केमिस्ट्री से ही करता है और ये लंबे समय तक याद रहता है। इसके लिए मेमोरी पावर बहुत ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि बच्चा में ऑलरेडी ये सब चीज सेट रहता है, सारे फॉर्मूले, डिफिनीशंस। तो 3 फिजिकल केमिस्ट्री है। पहला सॉल्यूशन चैप्टर है, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो सबसे ज्यादा नंबर के है, जो कि तकरीबन 9 मार्क्स के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और तीसरा जो है वो केमिकल काइनेटिक्स। न्यूमेरिकल्स 12 से 14 नंबर के बीच पूछे जाते हैं, वो इसी 3 चैप्टर से ही रहते हैं। उसके बाद हम आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें मात्र 2 चैप्टर हैं, जिसको अच्छे से पढ़ लेने से बच्चे का परसेंटेज बढ़ जाता है, जिसमें डी एंड एफ ब्लॉक है और दूसरा जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मात्र 2 चैप्टर डी एंड ए ब्लॉक यदि बच्चा सिंसियरली पढ़े तो 3 आवर्स में बढ़िया से कंप्लीट कर जाएगा। और इसमें रीजन बेस्ड सवाल और दूसरा रिएक्शन बेस्ड प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7 से पूछा जाता है। साथ ही साथ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, नोमेनक्लेचर और आइसोमरी, ये 4 टॉपिक बच्चे को काफी अच्छे से पढ़ने चाहिए। हर साल बार बार इसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे बच्चे को ऑर्गेनिक फोबिया हो जाता है। ये 4 चैप्टर है, काफी दमदार है, थोड़ा बहुत 11th से भी रिलेटेड है, जिसमें पहला चैप्टर है हेलो एल्केन हेलोवेरिन, दूसरा जो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये दोनों काफी छोटे चैप्टर है। तीसरा जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और चौथा फिर छोटा चैप्टर है एमाइड्स। तो बच्चे जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने बैठे तो पहला और चौथा चैप्टर को आज ही पढ़ ले, क्योंकि ये दोनों चैप्टर काफी छोटे हैं और स्कोरिंग भी है, और यहीं से बच्चे को कॉन्फिडेंस भी आएगा। फिर उसके बाद अल्कोहल फिनॉल चैप्टर को पढ़े, और लास्ट में जो थोड़ा लेंथी चैप्टर है वो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो सबसे लास्ट में पढ़ने का ये है। और तब उसके बाद 12th के बच्चों के लिए ब्रह्मास्त्र है बायोमॉलिक्यूल्स, सबसे आसान चैप्टर।
काफी मजेदार चैप्टर। बच्चे यदि मन से पढ़े तो 2.5 घंटे में इस चैप्टर में फुल मार्क्स ला सकते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो बचपन से खाते आ रहे हैं, प्रोटीन जो अपना बॉडी को बना रहा है, विटामिन्स जिसके बारे में बचपन से सुनते आ रहे हैं, और जिसके चलते हमारी पहचान है, यानी डीएनए आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड। मात्र 4 टॉपिक को पढ़ना है और इस चैप्टर में फुल मार्क्स ले आना है। यही टोटल 10 चैप्टर इस 12th में केमिस्ट्री में है। सिर्फ 10 चैप्टर है। ठीक है सर, मैं पूछना चाहूँ क्या अभी बच्चों को मॉक पेपर देना चाहिए? 70 में 70 जिनका टारगेट है और तैयारी ठीक है, उनको कितना पेपर देना चाहिए? और उसके जो टॉप रैंकर में है उनको भी मॉक पेपर देना चाहिए? कैसे करना चाहिए? सर सबसे पहले तो सारे स्कूल में प्री बोर्ड 1 हो चुका है, प्री बोर्ड 2 हो चुका है। हम टीचर लोग सर बड़ा मेहनत से जो है बोर्ड पैटर्न को देखते हुए क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। तो रांची के जितने भी स्कूल हैं या आसपास के, झार आपके व्यूअर में झारखंड भी होंगे, हाँ, बिहार से भी कुछ लोग होंगे, कुछ यूपी से भी होंगे जी। तो एक तो 2-3 स्कूलों का प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 का पेपर जरूर बना ले, क्योंकि स्कूल जो है काफी फोकस्ड रहता है कि वैसे सवाल दे जिस लेवल पे हमारा बोर्ड का पैटर्न होता है। तो प्री बोर्ड देना जरूरी रहता है और उससे फायदा होता है। टॉपर बच्चे में आपका क्या अनुभव रहा है कि जो आपके अच्छे बच्चे हैं वो प्री बोर्ड देते हैं तैयारी के साथ? जी हाँ सर, प्री बोर्ड देते हैं और वही बच्चे फिर फाइनल में बढ़िया स्कोर भी करते हैं, उनकी तैयारी भी उससे परफेक्ट हो जाती है। ये एक टाइप का प्रैक्टिस मैच है सर, जितना बढ़िया प्रैक्टिस मैच खेलेगा फाइनल में कॉन्फिडेंस उतना बढ़िया रहेगा। और उसके बाद चैप्टर वाइज 3-3 4-4 चैप्टर का जो है बच्चे जो है मॉक टेस्ट दे, फिर उसके बाद फाइनल में कम से कम 3 पेपर बनाना बहुत जरूरी है। रोकेंगे आपको यहाँ सर, 3 पेपर भाई साहब, 3 पेपर। और मैं बता दूं पेरेंट्स आप सुन रहे हैं, एक आपको करना पड़ेगा या आप अपने शिक्षक से कराएं। हम लोग भी ऑफर करते हैं साइकोग्राफी साइंस, तो काउंसिलिंग प्रोग्राम में जो बच्चे हैं उनको हम लोग करवाते हैं। लेकिन अगर इस लास्ट स्टेज में कोई इंटरेस्टेड है, आप संपर्क करके आ सकते हैं। और इसमें समझिएगा ये मॉक देने जेई में नीट से भी डिफिकल्ट है, क्योंकि बच्चे को लिखना पड़ता है। टीचर्स का चेक करना आसान काम नहीं है। हम लोगों ने शहर के विभिन्न टीचर्स से सहयोग लेकर के इसको करते हैं अलग अलग समय पर। तो और 3 देना जरूरी है, अगर 70 में 70 लाना है, क्योंकि लिखने से ही होगा। ठीक है सर। सर ये 3 घंटे का पेपर टॉपर बच्चे कितने दिन में कर लेते हैं और कितने में रिवाइज करना पड़ता है? आपका अनुभव क्या है? जनरली टॉपर बच्चे सर 2 घंटे 25 मिनट में जो है पेपर को निपटा देते हैं। 2 घंटे 25 मिनट। और उसके बाद हर क्वेश्चन को माइन्यूटली पढ़ते, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, और सीक्वेंस वाइज में जो है सारा पेपर में भी टिक मारते हैं और वहां पे भी, ताकि पता चले कहीं कुछ एरर तो नहीं है। दूसरा चीज सर, पेन का क्वालिटी इस बार बहुत मैटर रखता है, क्योंकि फिर बता रहे सर इस बार जो स्क्रीन के थ्रू जो है कॉपी चेक होने वाला। उसके बारे में कुछ बता दें, कई बच्चों की जिज्ञासा है ऑन स्क्रीन जो मार्किंग होगा उसके लिए बच्चों को सावधानियां क्या करनी है वो आप बता दें। बच्चे पहला चीज तो सीक्वेंस वाइज मैनर में लिखें, पार्ट बाय पार्ट को इधर उधर क्वेश्चन को न छितरा दे। पता चला कि 4 क्वेश्चन आगे लिखे हैं और उसके बाद फिर बीच वाले पेज में, फिर लास्ट वाले पेज में। तो मेरा तो यही कहना है उसको सीक्वेंस वाइज लिखे, पेंसिल का एकदम यूज नहीं करें, बढ़िया पेन का यूज करें, और क्वेश्चन नंबर जरूर दे, क्योंकि इस बार फिर बता रहे हैं कॉपी स्कैनिंग के थ्रू हो रहा है, उसमें हम लोग का ब्लू पेन ब्लैक पेन ये सब पेन नहीं चलेगा, जो भी स्क्रीन पे आएगा उस हिसाब से कॉपी करेक्शन। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर लिखते समय सावधानी बरते, क्योंकि पहले जब हम लोग हार्ड कॉपी जब चेक करते थे तो बच्चे का क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ है, इधर उधर लिखा हुआ है, तो बड़ा मेहनत से हम लोग जोड़ पाते थे। अब स्क्रीन पे चेकिंग जो है थोड़ा एक नया ट्रेनिंग भी है, नया एक्सपेरिमेंट भी है। तो इस एक्सपेरिमेंट में बच्चे पूरी तरह सावधान रहें, सिस्टमैटिक लिखें और टू द पॉइंट लिखें, ताकि हम लोग पढ़े और बच्चे को फुल मार्क्स दें। बस अब सर आते हैं गरीब कल्याण। कई बच्चे हैं, मैं पढ़ा था ना हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा सुबह पढ़े शाम सफर, इस पे तो हम कुछ सुनते नहीं है। केमिस्ट्री में बच्चे कहते हैं पढ़ते हैं होता नहीं है, पढ़ते हैं होता नहीं है। तो एक बच्चा जो आज एकदम संघर्ष कर रहा है कि हे प्रभु, जो अभी कई बच्चे जो फोन नहीं उठाते हैं स्कूल का टीचर्स का, उस शिक्षकों को संपर्क कर रहे हैं।
हमें भी कई बार पेरेंट्स के बिहाफ पे बच्चे ज्ञान से आपसे और शहर के सभी गणमान्य शिक्षकों से संपर्क करना होता है, सर कल्याण कर दीजिए। तो जो बच्चे अभी एकदम नहीं पढ़े, स्कूल नहीं गए, नॉन स्कूलिंग वाले खास करके, फ्लेक्सी स्कूलिंग वाले खास करके, और स्कूलिंग में भी जो गए वो ध्यान नहीं दे पाए, भाई केमिस्ट्री वेरी इजी, इसको पर बाद में चर्चा करेंगे। सर एकदम कुछ नहीं पढ़ा, कल शाम में फिजिक्स का आने के बाद चैन से सोया, फिर कहा कि भाई देखो फिजिक्स निकालो कहाँ है। ऐसे बच्चे क्या पास कर सकते हैं और उसका तरीका क्या है? सर जब जागो तभी सवेरा, और आपने इतना जल्दी जो ये शुरुआत किया है तो इसका लाभ तो मिलेगा ही तक, और हमारे रहते कोई भी बच्चे फेल नहीं करेंगे यदि छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दें। जैसे हमने बताया पूरे 12th में जो 10 केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, तो शुरुआत करना चाहिए बायोमोलिकुल से। बायोमोलिकुल्स में लिमिटेड सवाल है, कभी भी वहां पे डेविएशन नहीं होता है, यानी बच्चा जो पढ़ेगा नोट से सेम टू सेम सवाल आएगा। अभी तक ऐसा हो भी रहा है सर। तो बायोमोलिकुल्स जिसमें विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, बस ये सब देख लो, जम के 7 मार्क्स तो इसमें आ ही जाएंगे। उसके बाद डी एंड ए ब्लॉक जिसमें रीजन बेस्ड क्वेश्चन कि भाई ट्रांजिशन मेटल कलर्ड क्यों होता है, एलॉय क्यों बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाता है, एक एक वर्ड का सर इसका आंसर है, एक एक लाइन मैक्सिमम आंसर है। इसको कर जाने से 4 नंबर आ जाएंगे। प्रिपरेशन K2Cr2O7 KMnO4 और उसका प्रॉपर्टीज, और जो सबसे आसान इसमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो कई सालों से पूछ रहा है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स के बाद दूसरा जिस चैप्टर को मन से बच्चा पढ़ सकता है वो डी एंड ए ब्लॉक है, जिसमें बहुत ही कम समय लगेगा। तीसरा जो काफी मजेदार चैप्टर है, बच्चे यदि उससे रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान दें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जबरदस्त मार्क्स उठा सकते हैं, जिसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सर 20 साल में 50 बार पूछ चुका है। बीच में कंपार्टमेंटल एग्जाम होता है सर, उसमें भी आता है। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, बस इतना कर जाए तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आसानी से नंबर उठा सकते हैं। सर बच्चे को ऑर्गेनिक फोबिया होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख के डरता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा क्या पढ़े जिसके लिए 26 नेम रिएक्शन है, 26 नोट कीजिएगा, मात्र 26। 26 से कल्याण हो जाएगा। जी हाँ सर, स्पेशल 26। आप कुछ नाम बता पाएंगे सर? कई लोग एकदम सर। काइंडली बता दें, ध्यान दें वीडियो से। कई लोग अगर देख रहे हैं, आपके कोई बच्चे परिचित हैं, उनको शेयर कर दीजिए, इस लाइव का आनंद ले लें। और अभी देख रहा हूँ 16 लोग लाइव हैं, पहली बार ट्रैक कर रहे हैं मोबाइल में भी इस चीज के लिए। यह पहले से प्लानिंग नहीं थी, एकाएक कुछ समय मिल गया, सर मिल गया, दिख गया, हम कहेंगे सर काइंडली समय दे दिया जाए। तो 26 नेम, जो क्या कहें सर, नेम 26 नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन, ये जो नाम है ना, दुर्गा के 32 नाम 32 बार, उसी तरह इसके 26 नाम 26 बार कीजिए, कृपा आएगी। सर काइंडली इसको बता दें, क्योंकि हम लोग गंभीर पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, गंभीर बच्चों के लिए कर रहे हैं, और 27 वालों के लिए भी कर रहे हैं कि अभी से अलर्ट रहें। सर प्लीज। सर 26 नेम रिएक्शन में पहला चैप्टर जो हैलो एल्केन हैलो एरीन है, उसमें टोटल 7 नेम रिएक्शन है। क्या क्या है सर? ऊर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, फिनक्लिंस्टीन रिएक्शन, डाइएजोटाइजेशन और सैंडमेयर, ये 7 हुए सर। सेकेंड चैप्टर जो सबसे आसान है। एक मिनट रुकिए सर, इतना भारी भारी नाम है, इसे कितना एक एक पन्ना रहता है क्या सर? नहीं सर, मात्र एक एक लाइन का रिएक्शन है सर। एक एक लाइन, इसी पे तो काल है कि बात करनी नहीं। ठीक है सर प्लीज। 7 जन्म 7 लाइन 7 दिन और सर 7 मिनट में। सर इसमें मैं दिखाऊं, बच्चे आपसे जो पढ़ते हैं, पहले कभी एक आध कविता टाइप जो बताते हैं बच्चों को, ऐसा कुछ याद है कि बच्चों को धड़धड़ा के घुस जाए दिमाग में? जी। जैसे सेकेंड चैप्टर है सर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, उसमें मात्र 3 नेम रिएक्शन, और 3 में हर साल गारंटेड पूछा जाता है क्योंकि 3 ही है। जिसमें पहला है राइमर टाइमन रिएक्शन, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि फिनॉल और इसमें क्लोरोफॉर्म डालते हैं। क्लोरोफॉर्म डालते हैं, नाक में डालते हैं, नाक में डालिएगा ना तो नाक सुरसुराए, और जहां नाक सुरसुराए एसिड से धो लीजिए,
होने के बाद बढ़िया से प्रोनाउंस करना है, सैलिसाइलडिहाइड, सैलिसर, SALI, दूसरा चीज नहीं बोलना है। तो फिनॉल में क्लोरोफॉर्म लिए, नाक में लिए, नकवा सुरसुराया, तो एसिड से धो लिए और बन गया सैलिसाइलडिहाइड। तो ये राइमर टाइमिंग रिएक्शन है। दूसरा सर है कॉल्वे रिएक्शन। मेरे गांव में जब भी कोई आता है भोजपुरी सीखने, तो हमेशा अंग्रेज लोग को बोलते हैं, एक लाइन को रट जाएगी, देयर वाज अ कोल्ड डे। सर इसको इंग्लिश में कैसे बोलेगा तेजी के साथ? सर आपके बीच में हम नहीं दरवाजा आएंगे। खोल दे। सो इन द सेम वे कॉल्वे, कॉल्वे रिएक्शन है जो फिनॉल से शुरू होगा और सैलिसाइलिक एसिड बनेगा। और तीसरा विलियमसन सिंथेसिस, इसका तो सर तगड़ा राइमिंग है। क्या राइमिंग सर? वो है रोना, रोना प्लस RX, रो और रो प्लस NX, रोना प्लस RX, रो और रो प्लस NX। उसके बाद एमाइंस चैप्टर में सर एक ऐसा नेम रिएक्शन है जो टेस्ट में भी आता है, वह है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं नकचढ़ी रिएक्शन। अच्छा। जिसमें एमाइंस में, प्राइमरी एमाइन में जब क्लोरोफॉर्म लेते हैं, क्लोरोफॉर्म हमेशा नाक में ही लिया जाता है, तो नकवा चढ़ जाता है, नकचढ़ी। यानी RNH2 लिए थे और RNC में बन जाता है, NC, नकचढ़ी। यहां तो फिलहाल आइसोसाइनाइड है, तो ये इस रिएक्शन का नाम है आइसोसाइनाइड रिएक्शन या कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। उसके बाद सर हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ये एमाइंस चैप्टर चौथा जो आसान चैप्टर है। हॉफमैन ब्रोमामाइड हर बार पूछता है, या तो इस पर बेस्ड कन्वर्सन पूछे या नेम रिएक्शन। ये सब बता रहे कमजोर बच्चे लोग के लिए, जो ये सब नेम रिएक्शन को थोड़ा सा फोकस हो जाए, एवरेज बच्चे लोग के लिए। उसके बाद कपलिंग रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है, कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, उसके बाद क्लीमेंसन रिडक्शन। तो ये सब कुछ रिएक्शन है, यानी टोटल 26 नेम रिएक्शन है, जिसको पढ़कर बच्चे को 2+3 यानी 5 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। दूसरा जो गारंटेड पार्ट होता है सर, रिएक्शन मैकेनिज्म। विगत 15 साल से इसी 3 रिएक्शन मैकेनिज्म में एक हर साल आता है, यानी उसके प्री बोर्ड में भी आया होगा, उस स्कूल के रीटेस्ट में भी आया होगा, और इस बार तो फाइनल में आना ही आना है। मात्र 3 नेम रिएक्शन जो सेकेंड चैप्टर से है। पहला जो वंडरफुल लिक्विड, जो कि बिहार में बैन है लेकिन झारखंड में पूरा चल रहा है, यानी अल्कोहल। इस अल्कोहल से इथीन बनाना पहला मैकेनिज्म। दूसरा, इस अल्कोहल से यानी इथेनॉल से इथॉक्सी इथेन बनाना। और तीसरा, इथीन से इथेनॉल बनाना। मात्र ये 3 रिएक्शन और बच्चे के जीवन में 2 नंबर बोनस के रूप में आ जाएगा। उसके बाद सर मात्र 10 नेम, 10 जो है डिस्टिंग्विश बाय टेस्ट पढ़ ले, हर हालत में श्योर शॉट। जैसे सर मोदी जी की गारंटी का तो भरोसा नहीं है, लेकिन मेरी गारंटी है कि इस 10 में से जो है 2 श्योर शॉट आए। 10 क्या है सर? वो 10 डिस्टिंग्विश बाय टेस्ट में पहला है ल्यूकाज रिएजेंट टेस्ट। इससे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं। दूसरा है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, न्यूट्रल ApCl3 टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। तो सर श्योर शॉट है, अभी बोल दे रहे श्योर शॉट है, आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट रख देना है भाई, छोड़ना नहीं है। कुछ रहे न रहे, आइडोफॉर्म रहना ही रहना। हिंजबर्ग रिएजेंट टेस्ट, कार्बाइल एमाइन टेस्ट। और इस टाइप से जो है ये मात्र 10 टेस्ट बच्चे यदि रट ले तो 2 मार्क्स श्योर शॉट। ये कमजोर बच्चे के लिए भी है और एवरेज बच्चे के लिए भी है। साथ ही साथ सर रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ये क्या होता है सर? असर्शन रीजनिंग वही है या अलग बात है? ये थोड़ा आसान होता है सर। अच्छा जी। जैसे बोलता कि क्लोरोफॉर्म को डार्क बॉटल में क्यों रखते हैं। देखिए पहले क्लोरोफॉर्म बेहोश करके ऑपरेशन के काम में आता था, जी जी। फिर पता चला डॉक्टर बेहोश किया, फिर होश ही में नहीं आया। क्यों? पता चला उस क्लोरोफॉर्म में सनलाइट मिल गया था। तो इसीलिए बोला जाता है कि क्लोरोफॉर्म को डार्क बॉटल में क्यों रखते हैं। उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों तैयार करते हैं। अल्काइल हैलाइड पोलर है
फिर भी इनसॉल्युबल इन वाटर है, क्यों? और एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को क्यों नहीं जाता है? डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन में 47% मेटा प्रोडक्ट क्यों मिलता है? कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा बेसिक है? इस टाइप के रीजन बेस्ड सवाल जो काफी सिंपल सिंपल है, इसको पढ़ लेने से एक तो बच्चे का ऑर्गेनिक पार्ट भी पूरा हो जाएगा और नंबर भी सर झक्कास आएगा। वाह, बहुत अच्छा। देखो भाई, इस वीडियो को फिर से सुनना, यूट्यूब पे भी लोड करेंगे। सर ये बताइए कि एक अगला सवाल ये है कि एक बार बता देते कि 1 नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के कितने आते हैं, 3 आते हैं, और क्या लेंथ मेंटेन करना है? खूब लिखने से खूब नंबर आएगा, या जो सीबीएसई चाहती है उसका एक पैरामीटर है कि भाई इतना ही लिखना है? सर आजकल जो है बहुत ज्यादा लिखने से नंबर नहीं आता है, टू द पॉइंट्स लिखने से नंबर आते हैं। 1 से लेकर 16 तक जो है वो एमसीक्यू रहते हैं, जिसमें 1 से 12 तक वो सिर्फ एबीसीडी वाले ऑप्शंस रहते हैं। फिर उसका 13 से 16 तक जो है रीजन एसर्शन बेस्ड दिए जाते हैं। उसके बाद जो है 5 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के, फिर उसके बाद 3 मार्क्स के, टोटल 33 क्वेश्चन होते हैं। 4 मार्क्स वाले पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पैसेज दिया रहेगा और उस पर बेस्ड जो है 1+1+2 मार्क्स के होते हैं। और लास्ट में 3 सवाल 5-5 नंबर के होते हैं, जिसमें इंटरनल ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक से रिलेटेड, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, जनरली 1-1 क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स वाले इस पे रहते हैं। केमिस्ट्री का खास चीज क्या है? न्यूमेरिकल 2 से 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल्स होता है, टोटल 14 नंबर से ज्यादा का न्यूमेरिकल्स नहीं है। यानी बच्चा यदि थ्योरी पे फोकस करे, न्यूमेरिकल का फॉर्मूला लिख दे, वैल्यू पुट कर दे, तो नंबर आसानी से ला सकता है। कैलकुलेशन हो सकता है उसके लिए थोड़ा टफ हो, तो उससे डरना नहीं है और मार्क्स उठाए जा सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर ये बताएं कि जो ऑब्जेक्टिव ये जो क्वेश्चंस आते हैं आजकल, केस बेस्ड स्टडी खूब सुन रहे हैं, क्या केमिस्ट्री में भी ऐसे क्वेश्चन रहते हैं केस बेस्ड स्टडी के? हाँ सर, केमिस्ट्री में भी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन ये रहते हैं। केस बेस्ड पे एक बच्चा बोला सर, केस बेस्ड मेंटल केस बना दिया। कल कुछ बच्चों को कहा कि सर बाकी सब तो ठीक था, फिजिक्स में केस बेस्ड मेंटल बना दिया। बाकी कई बच्चे उसको कर भी दिए। एक बच्चे से मेरी बात हुई, मैं बाद में बताऊंगा नाम। उसने कहा मैंने सर 3 पेज में पूरा कैंसर किया सीबीएसई का। आई डोंट नो, मतलब मैं शेयर से कर रहा हूँ कि, और बच्चा आएगा फुल में फुल लगभग 3 पेज में। हो सकता है कि रहस्य में फिजिक्स के विद्वान टीचर से पूछूंगा। बाकी सर केस बेस्ड स्टडी क्या होता है, और ये कैसे इसको हैंडल करें? अच्छे बच्चे के लिए क्या करना है, कमजोर को देखना है नहीं देखना है, दोनों को एक बार बता दें। सर पहले तो जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर में 2-3 पैराग्राफ से रिलेटेड थोड़ा मॉडिफाइड पैराग्राफ दे दिया जाता है जी जी। और उस पर बेस्ड सवाल दिए जाते हैं। जो भी सवाल दिया तो वो चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा हैवक नहीं है सर। बस मेंटली वहां पे जो है देखना है पूछ क्या रहा है और उस पॉइंट को पकड़ लेना है। और यहाँ पे केस बेस्ड में सर पहले ही बोले 1+1+2, यानी 1 मार्क्स का है तो सिंपल सा है, 1 वर्ड आंसर होगा या मैक्सिमम 1 लाइन जाएगा। ओके। तो 1+1+2 पैटर्न, तो इसीलिए केस बेस के लिए जैसा पढ़ रहे चैप्टर वाइज, उसके अलावा बहुत ज्यादा फोकस्ड उसमें नहीं रहना, उसी में से आप सेक्शन मारिएगा। वाह, एक सवाल सर सबसे कठिन है मेरे लिए। एक तो जो बच्चे खूब अच्छे होते हैं, डिसिप्लिन तरीके से स्कूल को कोचिंग को रिस्पॉन्ड करते हैं, उनकी एक स्थिति रहती है। एक बच्चे एकदम नहीं पढ़ते होंगे, एक बच्चे हैं पढ़ते ही रहते हैं, और सेम लेवल पे एक बच्चा स्कूल के एग्जाम्स में 70 में 64 to 70, 64 to 68 लाते हैं। उतनी ही मेहनत करने वाला बच्चा, उतना ही इंटेलिजेंट बच्चा पूरी बोर्ड में मैंने देखा है, इस साल नहीं हर साल दर्जनों बच्चे बड़े स्कूलों में 100 में 40 बच्चे फिर संभलते हैं प्री बोर्ड से, प्री बोर्ड 2 में, प्री बोर्ड 2 के बाद अलग मॉक में। तो वो बच्चे, एक बच्चा सेम में से 50 पे क्यों टिक जाता है, उसके अप्रोच में क्या चेंजेस है? और ये मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि 11th के पेरेंट्स हमारे सुन रहे होंगे तो ध्यान रहेगा, और अभी से उनको क्या सोच में बदलाव रखना हो। है अपर क्लास आदमी लेकिन नंबर आ रहा है मिडिल क्लास, और इम्प्रूव वो करेगा, क्या अप्रोच में चेंज उसको लाना है कि 50 पढ़ता है तो 50 से वो 64 नहीं जा पा रहा है, 70 की ओर नहीं बढ़ा पा रहा है।
सर जितने सारे बच्चे कॉपी हम लोग देखते हैं, स्पेशली जो कंपटीशन का जो तैयारी करते हैं, अच्छा, तो उनको शॉर्टकट स्टेप अपनाने लगते हैं। ये क्या होता है ऐसा शॉर्टकट स्टेप? जैसे न्यूमेरिकल्स है तो उसका 4 स्टेप है, हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, इस टाइप से। बच्चे क्या किए, बिना फॉर्मूला लिखे, बिना बीच का स्टेप लिखे सीधे आंसर ला दे रहे हैं, अच्छा, जिसके चलते उनका नंबर कट जा रहा है। इंटेलिजेंस का निशानी है सर, शॉर्टकट में कर दिया। लेकिन सीबीएसई में सर स्टेप मार्किंग होता है, उस प्रोसेस के तहत ही जाना पड़ता है। जी ठीक जी। है। दूसरा चीज क्या है कि बहुत सारा जो है वो छोटा छोटा अपना एब्रिविएशन लिखता है, जो वो खुद ही जानता है। जैसे एसआर लिख दिया, हम लोग सोचते हैं एसआर है क्या, तो फिर बाद में सामने बोलता है सैंडवेयर रिएक्शन, अच्छा, वो सैंडवेयर रिएक्शन ना लिख के एसआर लिख रहा है। तो आजकल कैसे, आजकल हम लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पे टीक्यू लिखते हैं, थैंक यू, उस टाइप से ऐसे ऐसे वर्ड का हम लोग जो है तो इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, इसको क्लियर? एग्जाम में नहीं लिखना है। जी जी। और क्या देखते हैं सर, बच्चा बॉन्डलाइन फॉर्मूला ऑर्गेनिक में यूज करता है, चूंकि अपना कंपटीशन की तैयारी करता है, तो बस उसी वो सब फॉर्मूला को सर पढ़ने में सर फिर से बताइए, मैं भी कमजोर विद्यार्थी हूँ। बच्चे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन लिखने में बॉन्डलाइन फॉर्मूला का यूज करते ये हैं। क्या होता है सर, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला? अब जैसे सर इथेन है तो CH3 लिखना पड़ता है, वो सीधा एक लाइन बस खींच देगा, वही इथेन हो गया। उसमें ना कार्बन नजर आते हैं ना हाइड्रोजन नजर आते हैं, तो ये बॉन्डलाइन ऑर्गेनिक का ही पार्ट है। लेकिन जब टीचर कॉपी करेक्शन करते हैं तो बॉन्डलाइन के चलते उनको दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर देना पड़ता है, और उतना जोर देना कोई पसंद करता नहीं है। ठीक है, और बच्चे सही ढंग से बॉन्डलाइन लिख भी नहीं पाते। तो मेरा सुझाव है सर कि पूरा जो है फॉर्मूला बेस्ड जो है ढंग से लिखें, ताकि कॉपी करेक्शन करने वाले को जो है मजा आवे, उनका कॉपी पढ़ के। पता चला मजा ही नहीं तो नंबर कहीं से आएगा सर। दूसरे शब्दों में, अगर एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत हुई तो आपको नंबर में दिक्कत होगा। बहुत सिंपल सा मामला है, ज्यादा मेहनत करने पड़ेगा तो कम नंबर देंगे। अभी आप सीक्वेंस में करें, सर ने बहुत बिगड़ा। और एक चीज क्लियर रही है, प्री बोर्ड का एग्जाम जिस स्कूल में आप पढ़ते हो वही आप हैं, किसी भी बड़ी कल्पना में नहीं रहे। और जो जहां है, मैंने 44 नंबर से 66 नंबर देखा है, एक साल नहीं हर साल, शिक्षकों के मार्गदर्शन में। थोड़ा सा अपने अहंकार को भी बच्चे कंट्रोल करें कि मैं बहुत जान गया हूं, चाहे जितना परसेंटाइल आया हो, शिक्षकों के मार्गदर्शन। क्योंकि योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर एक्सेलेंस इन बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। और मैं फिर कह दूं क्यों जरूरी है बोर्ड एग्जाम। IIM कलकत्ता हो, कल अलग उसका ब्रेकअप हम बताएंगे। कैट की वैल्यू 70% नहीं है, 30% है। ये जो बोर्ड का भी वैल्यू कुछ जुड़ता है। बाकी समरी ये है कि अनुशासित होकर के आप एक नए रूटीन से पढ़ें। इस वीडियो को फिर से देखें जो सर ने कहा है। आप कमेंट करें, अगर लगता है कि एक वीडियो की और जरूरत है, संभव होगा तो हम करेंगे। बाकी प्रयास मेरा है कि जिस दिन एग्जाम हो उसी दिन लाइव हम लोग सोल्यूशन भी करें, सो दैट इस कहानी को खत्म कर दें, आगे बढ़ दें। अभी आपको मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इतना समय है कि 60 वाला 70, 50 वाला 66, 40 वाला 60 हर हाल में जाएगा। और जो एकदम लग रहा है कि मैया डूब रही है, वो भी आएंगे। देयर इज होप फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए होप है। डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करें, और यही आपका, जहां ये खत्म होगा वहां जेई और नीट शुरू होगा। पर ये खत्म नहीं होगा, उधर की कथा खत्म हो जाएगी। लास्ट में अमरदीप सर से अनुरोध है कि कुछ संदेश आप लोग को दे दें, जिससे कि हम लोग करें। और 11th के बच्चों, आप लोग से भी बात करेंगे, सर से रिक्वेस्ट करेंगे, समय मिला तो अगली बार। सर आखिरी शब्द आके फिर हम इस बात को विराम देंगे। सर अभी भी देखते हैं कि बच्चे रात भर रात्रि जागरण करते हैं और सुबह जो है एग्जाम में सो जाते हैं। सो जाते हैं। हाँ जी जी जी। तो एग्जाम्स, जिस दिन एग्जाम है उसके एक दिन पहले बस रात्रि 8 बजे तक ही पढ़े, उसके बाद टेंशन फ्री रहें और अपने मन को स्थिर रखें, क्योंकि ब्रेन भी इक्विलिब्रियम ढूंढता है। इसलिए मन से पढ़े, सटीक लिखे और एग्जाम को जश्न की तरह ले, काफी बढ़िया से पढ़े और इसका आनंद ले। धन्यवाद सर। तो आपने, आखिर शब्द में यही कहूंगा, मेक ए स्ट्रेटजी फॉर योर सेल्फ। जिस लेवल पे आप स्ट्रेटजी करें। और यही बता दें, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बीच में आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए, ऐसे भी कई बच्चे हमारे साथ हैं। इंग्लिश पढ़िए तो, पर मेजोरिटी अलग अलग हैं। तो आपको जो करना है आप कर लें। इस बात को मुझे बड़ी खुशी है, सर ने रिपीट किया। 28 को परीक्षा है ना हाँ सर, सर। 26 की शाम आखिरी शाम होगी। पेरेंट्स प्लीज इंश्योर
27 को लेट नाइट नहीं पढ़ने थे बच्चे। बोर्ड एग्जाम में कई स्कूलों में सर नीचे करके बैठ गए, भकुआ गए, फिर टीचर उनको पानी पिलाए, आगे करे। इस कारण 26 की रात आखिरी रात, और अभी पर्याप्त टाइम है। जो पास नहीं किए हैं वो पास करेंगे, जो मिडिल क्लास से अपर क्लास में जाएंगे, जो अपर क्लास से वो टॉप मोस्ट क्लास में जाएंगे। देयर इज अ होप फॉर एवरीबॉडी, देयर इज सक्सेस फॉर एवरीबॉडी। अमरदीप साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े। हर साल आपके पास सक्सेस गाथाएं रहती हैं 100% वालों की, और 30-40 वालों को ऊपर करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप सभी जुड़े, बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो लिखिए, मुझे तो आंसर मालूम नहीं, सर से पूछ के हम लोग फिर कनेक्ट करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।